नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। तो अपन ने पार्ट 1 कर लिया था काव्य शास्त्र का। ठीक है, जिसने वो क्लास नहीं देखी तो आप यहाँ पे अपलोड करी हुई है, आराम से जाके वो क्लास 1 देख ले। आज अपन काव्य शास्त्र की क्लास 2 अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको काव्य का स्वरूप और लक्षण के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम आए हुए हैं वो अपन करेंगे, और यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में क्या होंगे, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से करना और क्लास पूरी देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20, व्यंग्य जीव है कविता में, शब्द अर्थ अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। ये आपको पूछ रहा है ये कथन किस आचार्य का है, तो आपको याद रखना ये प्रताप शाही का है। और कभी भी आपको अगर भिखारीदास वाला याद रखना है कि रस व्यक्ति परिपक्वता, तो भिखारीदास का ऐसे याद रखना, इसमें रस व्यक्ति परिपक्वता शब्द आएगा। ठीक है, परिपक्वता, ये आप ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो अपन सुपरफास्ट अपन एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं, तो आप भी देख लीजिए आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। एक सेकेंड। विशिष्ट पद रचना, विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार्य। देखो, रीति संप्रदाय जब भी आता है तो आपके क्या आता है, वामन आता है। चलो देखते हैं, तो आचार्य वामन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट पद रचना रीति है, ये वामन का कथन है। देखो, जब आपके ऑप्शन में कुंतक दिख रहा है, कुंतक की एक ही लाइन थी, शब्दार्थो सहितो वक्र। ठीक है, शब्दार्थो सहितो वक्र, ये किसकी लाइन थी, कुंतक की, आपको याद रखनी है। आनंदवर्धन तो जब भी आता है वो किसकी बात करता है, सहृदय की बात करता है। जब भी दिख जाए तो आनंदवर्धन आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके 22, अभिनव गुप्त के काव्य विद्या गुरु किसे माना जाता है। आपको बताना है अभिनव गुप्त है, उसके काव्य विद्या गुरु किसको माना जाता है। तो किसको माना जाता है, भट्ट तोत को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। देखो, अभिनव गुप्त ने है ना 3 पे टीका लिखी है, आपको याद होगा। एक तो लिखी थी नाट्य शास्त्र पर टीका, किस पे लिखी थी, नाट्य शास्त्र पर टीका लिखी थी। ठीक है, तो किस नाम से लिखी, अभिनव भारती, अभिनव भारती। ठीक है, एक धावन्यालोक पर टीका लिखी, तो वो किस नाम से लिखी, धावन्यालोक लोचन। और एक आपकी लिखी थी काव्य कौतुंब, तो उसमें लिखी थी काव्य कौतुंब विवरण। ठीक है, अभिनव भारती, लोचन और विवरण आपको याद रखना है। धावन्यालोक लोचन, काव्य कौतुंब विवरण, ये किसने टीका लिखी है, आपके अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अब आगे देखो, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आप जानते ही हो आनंद वर्धन है। ध्वनि की जब भी बात करेगी आनंद वर्धन आपके आ जाएंगे। तो अभिनव गुप्त के काव्य विद्या के गुरु कौन हो गए, भट्ट तोत हो गए। तो अपन एक सारांश रूप में एक बार रिवीजन की तरह कर रहे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी चीज़ें करना। काव्यम ग्रहम अलंकारम सूत्र, ये किसका है, तो ये वामन का कथन है, ध्यान रखना। ठीक है, और वामन ने रीति को क्या माना, काव्य की आत्मा माना है।
रीति को क्या माना? काव्य की आत्मा माना है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, काव्य से आत्मा ध्वनि। देखो ध्वनि ऐसा कभी शब्द आ जाए ध्वनि रीति तो सबको आपको पता है कि ये किससे संबंधित हो जाएगा, डायरेक्ट आपको आंसर करना है आनंदवर्धन। ध्वनि से रिलेटेड बातें यही करते हैं, आपको कुछ भी नहीं देखना, ठीक है। आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है 25 नंबर, आप इस एक बार आप भी देख लो और इसके सब आप आंसर दो कि इसमें आंसर क्या आएगा। देखो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन, काव्य रसात्मक काव्य। वाक्य रसात्मक, वाक्य से मैंने पढ़ा था वाक्य को विश्व की तरफ पढ़ना ना, तो विश्वनाथ हो जाएगा। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ का। देखो बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये आपकी किसकी हो गया? भामा का, अलंकार से संबंधित, ठीक है। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा, और वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ, यहीं पे इनको याद करते चलना। रमणीय अर्थात प्रतिपादक शब्द काव्यम, देखो ये अपन ने शुरू में भी पढ़ा था और एग्जाम में भी आया था, ये याद करो। ये किसका है? ये जगन्नाथ का, याद करो, ठीक है। रमणीय अर्थात प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसका है? आपके जगन्नाथ का है, ठीक है। तो दंडी का क्या आपके दिमाग में आया होगा? तो दंडी जो एक ग्रंथ लिखा था काव्य दर्श, ठीक है। तो मतलब शरीर से रिलेटेड कुछ आएगा, तो शरीर, दंड शरीर पे देते हैं, ताव ऐसा कुछ आप ध्यान रखना। दृष्टार्थ, दृष्टार्थ, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे यार एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 26। वापिस देखो वही क्वेश्चन आ गया है। सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? सौंदर्यम अलंकार किसका है? वामन। किस संप्रदाय से संबंधित है? रीति से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो हरियाणा से स्टैंड में, कॉलेज लेक्चर में, सब में आया हुआ है। दंडी का जब भी कथन आएगा, हमने पढ़ लिया था, शरीर से संबंधित है। भामा का जब भी कथन आएगा, भामा नहीं है, भामा है, ठीक है। भामा का देखा था शब्दार्थों, दंडी का शरीर से आएगा, ठीक है। तो सौंदर्यम अलंकार किसका कथन है? आपके वामन का है। सौंदर्य अलंकार आचार्य वामन का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। वाक्य, वाक्य को विश्व से समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो वाक्य रसात्मक काव्य में आपके विश्वनाथ का हो जाएगा। 27। अगला क्वेश्चन देखो 28। शब्दार्थों सहितो काव्य गद्य पद्य, ये अपन देख लिया था, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है भामा का। शब्द और अर्थ भामा को बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है। शब्द और अर्थ ही काव्य है, ठीक है। शब्दार्थों सहितो काव्य में ये भामा का कथन है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो दूसरी सदी ईसा पूर्व है, ठीक है। पूर्व ध्यान रखना, ये आपके किसका है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, ये भूलना मत। अब देखो एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ यहीं पे। मैंने जगन्नाथ वाला बताया था कि जगन्नाथ जब भी आ जाए तो कैसे याद रखोगे आप? तो रमणीय अर्थात प्रतिपादक शब्द काव्यम। कुंतक आएगा तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ऐसे कुछ याद रखना। हेमचंद्र जब भी आए तो ए 200 से कुछ याद करना, ठीक है। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 30। और ये तो बता ही दिया था कि भामा का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार। काव्य अलंकार किसका है?
भामा का। ध्वन्यालोक किसका है? ये चीज़ें बार बार आ रही है। आनंदवर्धन का। काव्य दर्श किसका है? दर्श ये आपके दंडी का। अब देखो, काव्य आत्मा की संकल्पना। देखो क्वेश्चन नंबर 30, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं। ठीक है, एक संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। यह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। ये कथन किसका है? और ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, तो ये आपके जयशंकर प्रसाद का कथन है। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन में महादेवी वर्मा भी आया है, तो महादेवी वर्मा का आप संबंध एक से ध्यान रखना कि कविता कवि विशेष की भावना का चित्रण है। कविता कवि विशेष की भावना का चित्र है, भावना का चित्र है, ऐसा कुछ याद रखना। जब आपके ऑप्शन में महादेवी वर्मा आए तो ये काट देना, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। रामचंद्र शुक्ल तो आप सब जानते हो कि कविता मनुष्य के हृदय में स्वार्थ संबंधी के संकुचित मंडल से ऊपर उठकर लोक सामान्य भावभूति पर ले जाती है। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको दिख जाए कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ, कविता स्वार्थ ऐसे शब्द आ जाए मनुष्य के हृदय में, ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल आ जाएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और एक रसात्मक की बात करता है आपके नगेंद्र। अगर आपकी परिभाषा में ऐसा दिख जाए रसात्मक शब्दार्थ काव्य, तब क्या आंसर आ जाएगा आपके नगेंद्र। तो ये अब कैसे वापिस एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एक चीज़ को आप ध्यान रखना। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता है, तो आप सबको पता है आनंदवर्धन ध्वनि से संप्रदाय से यही संबंधित है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपके रियल में अगर आपको अच्छा लग रहा है कि आए हुए क्वेश्चन की जो आए हुए क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं आपके, और इससे आपकी तैयारी भी और अच्छी होगी, तो कमेंट सभी करना कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है और इस क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए ना। तो अपन फास्ट रिवीजन की तरह ही कर रहे हैं इसको ना। तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के आपके आनंदवर्धन हो गए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपके 32, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रक है, ये विचार किसका है? कविता प्रबल अनुभूतियों की जब कोई बात आएगी तो वो आप इम्पोर्टेंट रखना, वो वर्ड्सवर्थ की बात है। ठीक है, प्रबल कौन है? वर्ड्सवर्थ। छोटा कर लेते हैं इसको ना, काफ़ी क्वेश्चन आ जाए एक साथ। रुए किस ग्रंथ के रचयिता है? तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो रुए का आपका ध्यान रखना है अलंकार सर्वय सौ। किस ग्रंथ के रचयिता है? तो अलंकार सर्वय सौ, ध्यान रखना। काव्यदर्श किसका है? दंडी का है। भामा काव्य अलंकार। ठीक है, और कुवलयानंद ये अपे दीक्षित का है ना, ध्यान रखना। अपे दीक्षित, कुवलयानंद। ठीक है, तो ये अपने सारे देख लिए, रुइये का अलंकार सर्वस्व। अगला आपके क्वेश्चन नंबर आ रहा है 34, काव्य शास्त्रीय आचार्यों का कालक्रम अनुसार सही क्रम आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर ऊपर भी मैंने कर दिया था वैसे तो, कि जो वामन है वो 8वीं सदी के, आनंदवर्धन है वो 9वीं सदी के, जो अभिनव गुप्त है वो 10वीं सदी के। वामन 8वीं रीति संप्रदाय, आनंदवर्धन 9वीं, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय, अभिनव गुप्त, ठीक है, 10वीं सदी। और जिसने क्या लिखा था अभिनव गुप्त ने? अभिनव भारती और ध्वन्यालोक
लोचन टीका लिखी थी जो। आनंदवर्धन ने दवन्यालोक लिखा। वामन ने क्या लिखा? काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र किसका है? वामन का है। एक बचता आपके मम्मट, ये 11वीं सदी है। क्या लिखा मम्मट ने? मम्मट करता है प्रकाश। क्या करता है? प्रकाश, 11वीं सदी। तो इसको आपको मिलान करना है, तो 8वीं 9वीं, विनोगुप्त 10वीं और वामन 11वीं, ऐसे मिला लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। 35 हो गया ना, वो आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है क्वेश्चन को, कि कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग न बन सके। इतनी बड़ी बात किसने कह दी भाई? ठीक है, कवि के भार बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा न कोई भी शब्द है, शब्द की बात, अर्थ की बात, न्याय की बात, कला की बात काव्य के अंग नहीं बन सके, मतलब ये सब काव्य के अंग है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी आपके भामा जी ने। भामा। ठीक है, ध्यान रखना। वापिस पूछ रहा हूँ, मम्मट ने क्या दिया? काव्य प्रकाश। मम होता है ऐसा कुछ, काव्य प्रकाश, ध्यान रखना। अभिनव भारती और दवन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त का। दवन्यालोक आनंदवर्धन का। काव्य अलंकार सूत्र वामन का। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आचार्यों का कालक्रम आपको सही जमाना है। ठीक है, तो मैंने वापस बता देता हूँ इस चीज़ को, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। देखो, दंडी ने काव्य दर्श दिया था, जो कौन सी सदी थी? 7वीं सदी थी। ठीक है, सबसे पहले दंडी, फिर आनंदवर्धन आता है। 8 में तो क्या था आपके? वामन था। वामन लिख देता हूँ मैं, 8वीं। इसमें ऑप्शन तो नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ आपके आनंदवर्धन। कौन सी होगी? 9वीं। ठीक है, फिर आपके इसमें आते हैं कुंतक जी, वक्रोक्ति वाले। ठीक है, 10वीं सदी। फिर आपके आते हैं रुयक जी, 12वीं सदी। इनको लिख लेना, जो ऑप्शन दिखे वो सेट कर लेना इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, काव्य शास्त्री ग्रंथों का इसमें आपको कालक्रम देना है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी सोचो इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अपने देख लिया ये काव्य 10 दंडी का। देखो कैसे भी घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो 7वीं सदी आपके दंडी की आ जाएगी। 9वीं सदी दवन्यालोक किसने लिखा? आनंदवर्धन ने, 9वीं। फिर आता है राजशेखर। राजशेखर ने क्या दिया था? काव्य मीमांसा। कुंतक ने 10वीं सदी, वक्रोक्ति जीवितम। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 38। रचना काल की दृष्टि से आपको सही क्रम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आया था नाट्य शास्त्र, ऑप्शन में है क्या? यहाँ है, देखो नाट्य शास्त्र। फिर आता है काव्य अलंकार आपके भामा का। फिर आता है दवन्यालोक, कौन सा? आनंदवर्धन का। फिर आता है विश्वनाथ वाला साहित्य दर्पण, ये रहा। ठीक है, तो ये इनका क्रम हो जाएगा, ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र वापिस बोल रहा हूँ, भरत मुनि, काव्य अलंकार भामा, दवन्यालोक आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण। लिख देता हूँ मैं, साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारिधि से प्राप्त रुयक निपुणता
तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया। अभ्यास को काव्य हेतु माना। कौन है भाई ऐसा जो अभ्यास को काव्य हेतु मानते हैं? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये मम्मट जी मानते हैं। वापिस ध्यान रखना कि किस आचार्य ने, देखो शक्ति की बात, लोक व्यवहारवादी की बात, प्राप्त रुयक निपुणता और काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर अभ्यास को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे अभ्यास को काव्य को क्या माना है? हेतु माना है। तो ये मम्मट जी है। काव्य का हेतु अभ्यास है, ये कौन मानते हैं? मम्मट। आगे देखो, अभिनव गुप्त के अनुसार आपको इसमें से कथन दे रखे हैं, इनमें से आपको सही कथन बताना है। देखो, अभिनव गुप्त के बारे में आपको बताना है, ठीक है, कि मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। सही बात है। जो मानव मन में वासना के रूप में जो स्थायी भाव है उसका क्या होता है? इसमें साधारणीकरण होता है अभिनव गुप्त के अनुसार, ठीक है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार ये इसकी बात नहीं करता अभिनव गुप्त, ठीक है। और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक का लौकिक संबंधों का बोध रहता है? नहीं, बोध नहीं रहता, क्योंकि वो प्रेक्षक क्या होता है? सौ पर के बंधन से छूट जाता है। ये बात एकदम सही है। इसका आंसर होगा 1 और 3, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 41, ठीक है। 41 क्वेश्चन, एक सेकंड छूट तो नहीं गया, ठीक है। 41 है, कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो अपने पहले भी देख लिया था, अपे दीक्षित है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, अपे दीक्षित, कुवलयानंद, ठीक है। अन्य इसके 2 ग्रंथ भी और हैं इनके, क्या क्या है वो भी ध्यान रखना आप। चित्तर मीमांसा वर्ती वार्तिक, ठीक है। ये भी अपे दीक्षित के हैं, कुवलयानंद भी इन्हीं का ही है, ठीक है। और भामा ने क्या रचा था? काव्य अलंकार, इसका था काव्य दर्श, ठीक है। और पंडित जगन्नाथ का सब आपको याद रहना चाहिए, रस गंगाधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अभी इन्हीं ऑप्शन में से क्वेश्चन आ गया, दंडी का कौन सा है? काव्य दर्श, ठीक है। भामा का कौन सा है? काव्य अलंकार। अपे दीक्षित का कुवलयानंद, चित्र मीमांसा और वर्ती वार्तिक। जगन्नाथ का रस गंगाधर। एक दो चीज़ें आप और ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ। वो अपन ने देखो, दंडी की जब भी बात आएगी वो काव्य, कहाँ गया? दंडी की जब भी बात आएगी, अरे यार रुक ही नहीं रहा। दंडी की जब भी बात आएगी तो वो किसके बारे में बात करेंगे? शरीर के बारे में करेंगे, ताव दृष्टांत, ठीक है। भामा की जब भी बात आएगी, ये आप याद ही रखना, आपको याद हो ही जाएगा बार बार आप देखोगे तो। भामा जब भी बात करेगी शब्दार्थों सहितों काव्य में ऐसी बात करेंगे, ठीक है। शब्दार्थों, ठीक है, सहितों। वामन की जब भी बात आएगी, वामन क्या है? काव्य शोभा करतारो, ऐसा कुछ शब्द वामन जी में आएंगे। करतारो, ये शब्द पकड़ लेना वामन के लिए। और क्षेमेंद्र की जब भी बात आएगी, ठीक है, तो उसमें आपको रस भंग से शब्द दिखेंगे, रस भंग से कारण है, ठीक है। ये ऐसे शब्द दिखेंगे। मैंने आपको बता दिया, एग्जाम क्वेश्चन आते हैं तो एक बार देख लेना इनको।
अगला क्वेश्चन नंबर देखो, कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये अपना हो गया। अगला देखना, कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो करुणा के लिए बहुभूति, उपमा के लिए कालिदास, अलंकार के लिए भामा और वक्रोक्ति के लिए समेंदर। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वक्रोक्ति के लिए समेंदर इसका आंसर हो जाएगा। वक्रोक्ति के लिए समेंदर क्या है, प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, तो कौन होंगे, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा आंसर, कौन होंगे वक्रोक्ति के लिए, तो कुंतक होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, पेन भी नहीं चल रहा। ठीक है, कुंतक। वक्रोक्ति की जब भी बात आएगी तब आपके कुंतक अपने आप आ जाएंगे। उपमा के लिए कालिदास और करुणा के लिए बहुभूति, अलंकार के लिए भामा। ठीक है, और वक्रोक्ति जीवितम किसका, आपके कुंतक का ही है। ठीक है, तो वापस बोल रहा हूँ, उपमा के लिए कालिदास, करुणा के लिए बहुभूति, अलंकार के लिए भामा, वक्रोक्ति के लिए कुंतक। अब कोई पूछ ले भाई कि सेम जो ऑप्शन दिया है सैमेंदर, इसका भी बता दो ये किसके लिए आएगा, तो ये आपके आएगा औचित्य के लिए। ठीक है, औचित्य के लिए सैमेंदर। ठीक है, ये सब आपको आते हैं। आगे चलते हैं अपन। भरतमुनि के अनुसार नाट्यवृत्तियों का सही क्रम आपको बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। भरतमुनि के लिए देखो, ध्यान रखना, भरतमुनि के लिए नाट्यवृत्तियाँ का सही क्रम है, सबसे पहले आपकी आएगी भारती, सातवती, कैसिकी और आरभटी। यह अच्छे से याद कर लेना। भरतमुनि के अनुसार जो ये नाट्यवृत्तियाँ हैं इनका सही क्रम है, तो सबसे पहले भारती, सातवती, कैसिकी, ठीक है, और लास्ट में आएगी आरभटी। ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ आपको और बताना है, औचित्य संप्रदाय किसका है, सैमेंदर का। ठीक है, वक्रोक्ति बताओ संप्रदाय किसका है, कुंतक का। आए हुए क्वेश्चन है, ध्वनि जब भी आए तो आनंदवर्धन, रस जब भी आए भरतमुनि, अलंकार जब भी आए भामा। ठीक है, ये याद रखना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना मत आप। क्वेश्चन नंबर आपके, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, पेन तो चल रहा है। ठीक है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आराम से देखना। कि देखो, तीन चीज़ें होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो होता है काव्य प्रकाश, दिमाग में आना चाहिए किसने लिखा है, तो मम्मट ने। ठीक है, काव्य प्रकाश मम्मट का। एक होती है काव्य मीमांसा, किसने लिखा, तो राजशेखर ने। ठीक है, एक होती है तंत्रालोक, जो किसने लिखा, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, और एक होती है आपकी उज्जवनी लेमनी, ये आपने लिखी थी, सीधी सीधी याद रखना, ये रूप गोस्वामी की है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए थे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, रस सूत्र में वाक्य करूँगा, आपको सही क्रम बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
और ये एग्ज़ाम में वापस पूछ भी सकते हैं। देखो रस सूत्र के वाक्य करो में सबसे पहले आते हैं आपके, इसको मैं पूरा अच्छे से बता देता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में और भी छोटा हो जाए, ठीक है, आगे काम आएगा। सबसे पहले आपके आते हैं भट्ट लोट। इससे मैंने ऐसे पहले क्लास में भी बताया था, इससे लोटे से कुछ उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। ये किसने दिया था? आपके भट्ट लोलट ने, ठीक है, पहले बता दिया था। और ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। भट्ट लोलट के बाद आता है आपके शंकुक। शंकुक का मैंने बताया था, इसमें चित्र तुरंग वगैरह मिलते हैं। और शंकु का मैंने पूरा उसमें समझाया था कि इसका ग्रंथ को नाम को क्या है? अनुमितिवाद। अनुमितिवाद। फिर आता है नायक, भट्ट नायक, ठीक है। भट्ट नायक में क्या करता है? नायक होता है वो भोग करता है, भोग या भुक्तिवाद, ठीक है। लास्ट में आता है अभिनव गुप्त। वह क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया आपके। क्वेश्चन नंबर आगे है 47। काव्य शास्त्र में इन ग्रंथों के रचनाकार के नाम सुमेलित आपको करना है 47 में, ठीक है। देखो ये इनको मिलान कर लो। दमनालोक किसने दी थी? आनंदवर्धन। ऑप्शन में देख लो कहाँ पे, अरे यार रुक जा, आनंदवर्धन 1 में 3 किस में है? अच्छा 1 में ही ऑप्शन में, ठीक है। साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की। रस गंगाधर किसका है? तो जगन्नाथ का। काव्य प्रकाश आपके किसका है? मम्मट का है। हो गया ना सारे। अगला क्वेश्चन देखो 48। आचार्यों के इनको सही कालक्रम में आपको सेट करना है। तो ये तो आप सबको पता ही है, भरतमुनि देख लो, दूसरी सदी पूर्व है, सेकंड, ठीक है। भामा कौन से हैं? आपके काव्य अलंकार लिखा भामा ने, तो छठवीं। अभिनव गुप्त कौन सा है? 10वीं, जिन्होंने क्या लिखा? दमनलोक लोचन। और विश्वनाथ ने क्या लिखा? साहित्य दर्पण। कौन सी है? 14वीं सदी, ठीक है। ध्यान रखना, भरतमुनि ने दूसरी सदी ईसा पूर्व नाट्यशास्त्र लिखा, भामा ने 6वीं शताब्दी पूर्व 6वीं शताब्दी में काव्य अलंकार लिखा, अभिनव गुप्त ने 10वीं सदी में दमनलोक लोचन लिखा, विश्वनाथ ने 14वीं सदी में साहित्य दर्पण लिखा। तो साहित्य दर्पण काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, 14वीं सदी। अगला देखना, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम आपको बताना है। देख लो इसमें ऑप्शन है क्या कहीं? भरतमुनि से पहले तो कोई आ ही नहीं सकता। दूसरी, आनंदवर्धन थे 9वीं सदी, विश्वनाथ थे 14वीं सदी, जगन्नाथ सबसे लास्ट में, रस गंगाधर वाले आपके 17वीं, ठीक है। हो गया ये 50 नंबर क्वेश्चन। कालक्रम इनका सही बताना है। तो देख लो, भामा आते हैं आपके काव्य अलंकार लेके। भामा ने क्या दिया था? काव्य अलंकार। कौन सी सदी में? 6वीं में। दंडी थे काव्य दर्श 7वीं में। और आपके आनंदवर्धन थे 9वीं सदी में दमनलोक। अभिनव गुप्त थे 10वीं में, ठीक है। अभिनव गुप्त ने एक तो दमनलोक लोचन पे क्या इन्होंने क्या लिखी है? टीका लिखी है। तो क्वेश्चन आपके हो गए अपने 50। इसमें 107-8 क्वेश्चन है, वो अपन पूरा करेंगे। श्रृंगार तिलक सबको पता है क्या किसकी है? ये बताओ, श्रृंगार तिलक किसकी है? सोचो, ठीक है। तो ये किसकी है? रुद्र भट्ट की है, ठीक है। तो अपन ने
50 क्वेश्चन तक करें। अगर आप चाहते हो अपन इसको कंटिन्यू करें, ठीक है, पार्ट 3 में, और पूरा का पूरा काव्य शास्त्र भी अपन लें, तो कमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार का सिलेक्शन कंटेंट है, ध्यान रखना। जो क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, मतलब उसके अलावा क्वेश्चन हिंदी में बचते ही नहीं है, नया क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा। हिंदी का फिक्स मैटर है, ठीक है, उससे बाहर कुछ जाना नहीं है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करोगे तो आप मान के चलो आप बाकियों से बहुत आगे जाओगे, ठीक है। एक एक ऑप्शन को अपन देखो जैसे तोड़ रहे हैं, पूरा ऑप्शन मतलब कर रहे हैं कि कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। और जो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो आप बड़ी बड़ी कोचिंगों में जहाँ पे 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं, वो भी इन चीज़ों को इतना नहीं कराते। देखो, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी यही होती है कि जो एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपकी तैयारी, उनके ऑप्शन के इर्द गिर्द आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। कि देखो, 100 में से जो 90% क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो फिक्स रहते हैं कि उन्हीं में से कुछ आना होता है। 10% होता है कि जो 10 क्वेश्चन जो अलग करते हैं, जो मेरिट ये डिसाइड नहीं करते, ये करते हैं, आपको सबको पता होगा ना। 90% से ऊपर किसी में भी मेरिट नहीं जाती। तो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।